वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है तुम सभी लोगों का आज के इस एक और न्यू वीडियो के अंदर नए लेक्चर में। आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम बैक टू लर्न स्प्राइट यूट्यूब चैनल। स्वागत है तुम सभी लोगों का आज के इस न्यू लेक्चर के अंदर, विकास बैच के अंदर, जहाँ पे हम आपका क्लास 10th का एसएसटी का पूरा सिलेबस बहुत ही डिटेल में कवर कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको इस लेक्चर के बारे में या फिर इस बैच के बारे में और डिटेल्स जाननी हो तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहाँ पे आप लोग को टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, एक यूट्यूब प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी और एक यूट्यूब वीडियो की लिंक मिलेगी। आप यूट्यूब वीडियो की लिंक पे जाएंगे तो आपको पूरी डिटेल में इस बैच के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अगर आप टेलीग्राम पे जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको जानकारी मिल जाएगी। वरना आप अगर प्लेलिस्ट जाके चेक करते हैं तो उसमें हमने अब 10 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने पहला चैप्टर पावर शेयरिंग स्टार्ट किया था, जिसे हमने एनसीईआरटी से बहुत ही डिटेल में कवर किया। उसके बाद हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करे एंड देन हम अपनी क्वेश्चन बैंक में आए थे, जिसके अंदर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल पेपर क्वेश्चन और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल है। और इसी क्वेश्चन बैंक का जो पहला पार्ट था, जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, वो हमने कल कवर कर लिया है। आज हम लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं और सारे के सारे तुम्हारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है उन्हें कवर करने वाले हैं। कुछ 15 या 16 क्वेश्चन होने वाले हैं, इन्हें कवर करेंगे। तो आज की क्लास में यही चीज़ होने वाली है। और इन सभी जो मटेरियल्स हैं, जैसे कि तुम्हें अगर एनसीईआरटी की बुक चाहिए जो कि हाईलाइटेड बुक है, जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर रखे हैं क्लास के दौरान ही, या फिर तुम लोग को एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की पीडीएफ चाहिए, फिर क्वेश्चन बैंक चाहिए, तो सारी चीज़ें और सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर के साथ स्टार्ट। ठीक है, जैसे आप लोग को बोर्ड पे दिख रहा होगा, एक बहुत ही न्यू स्टाइल है, ठीक है, नए तरीके से। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कवर करेंगे। देखो ये थे हमारे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ 14 क्वेश्चंस थे, हाँ 14 क्वेश्चंस थे, वो हमने कवर कर लिए। आज हम लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये भी कुछ 16 होने वाला है, तो कोशिश करेंगे कि हम लोग आज से क्लास में कवर कर लें, क्योंकि हमारी क्लासेस अक्सर सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट्स चलती है और उससे ज़्यादा हम लोग नहीं एग्जिस्ट करते। ठीक है, ये देखो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सीबीएसई प्रैक्टिस सेट 2 2023 में से आया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन ना एक तरीके से केस का क्वेश्चन है, क्योंकि सीबीएसई तुम लोग को अक्सर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देता। सीबीएसई नहीं करेगा कि तुम लोग को डायरेक्टली पूछ लेगा क्वेश्चन के बारे में। कोई तुम लोग को डिफिनेशन पूछ लेगा कि डिफाइन दिस, डिफाइन दैट, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, डिफरेंस बताओ। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत रेयर है, बट पूछता है सीबीएसई, लेकिन बहुत रेयर है। अक्सर सीबीएसई कुछ इस तरीके से क्वेश्चन तुम लोग को एग्जाम में पूछेगा, अगर सीबीएसई को अपना लेवल इंक्रीज करना है तो। सीबीएसई तुम लोग को क्वेश्चंस में ट्रिक करने की कोशिश करेगा, समझ रहे हो, ट्रिक करने की कोशिश करेगा, ताकि तुम लोग उसका आंसर गलत लिख के आ सको। बेसिकली अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माय फादर्स ग्रैंडफादर had gone to Belgium during 1950s and 1960s, worked in a chocolate factory. He expressed that he witnessed tensions between the Dutch and French speaking communities during this time in the Belgium. Justify the statement with the two reasons. अब देखो केस समझाऊं तो मेरे फ्रेंड हैं, उनके दादाजी 1950s और 1960s के टाइम पे बेल्जियम में गए थे काम के सिलसिले में। वो वहाँ पे एक चॉकलेट फैक्ट्री में काम कर रहे थे। 1950 से 1960s के टाइम में उन्होंने ये चीज़ नोटिस करी कि बेल्जियम में डच और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स या टेंशंस क्रिएट हो रही हैं। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका रीज़न क्या था, इसे ही हम लोग को जस्टिफाई करना है दो रीजंस के साथ कि ऐसा क्यों हो रहा था। तो इसका रीज़न बेसिकली सिंपल है। देखो हमने देखा कि 1950s और 1960s के टाइम पे ना बेल्जियम के अंदर दोनों कम्युनिटीज़, जो डच एंड फ्रेंच कम्युनिटी है, उनके बीच में लड़ाइयाँ चल रही थी। कॉन्फ्लिक्ट्स धीरे धीरे उभर रहे थे, है ना, धीरे धीरे टेंशंस क्रिएट हो रही थी। और इसका रीज़न क्या था कि पूरी कंट्री के अंदर ना, पूरी कंट्री के अंदर डच बोलने वाले लोग ज़्यादा थे और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ कम थी। लेकिन फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ रिच थी, अमीर थी और पावरफुल थी, whereas जो डच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ थी वो पुअर थी, है ना, लोअर क्लास के लोग थे वहाँ पे, है ना, और पोवर्टी लाइन से वो लोग जूझ रहे थे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ डच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ को अब तक मिली नहीं थी। और इसी वजह से थे तो डच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ वाले बहुत ज़्यादा, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी। कितनी पॉपुलेशन थी? 59% पॉपुलेशन थी, पूरी बेल्जियम की बात करो, एंड 40% फ्रेंच की थी। तो फ्रेंच पॉपुलेशन की तादाद में तो कम थे, लेकिन ज़्यादा अमीर और ज़्यादा पावरफुल थे। बात समझ में आई, है ना। और जो बेल्जियम की कैपिटल सिटी थी ब्रुसेल्स, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ ब्रुसेल्स में कितनी पॉपुलेशन थी?
ब्रुसेल्स में किस कम्युनिटी की तादाद सबसे ज़्यादा थी? तो ब्रुसेल्स के अंदर फ्रेंच की तादाद सबसे ज़्यादा थी। बिल्कुल करेक्ट। फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ वाले वहाँ पे 80% थे और डच सिर्फ 20%। जबकि पूरी कंट्री के अंदर तो डच बोलने वाले लोग ज़्यादा थे और फ्रेंच कम थे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कैपिटल सिटी अगर ब्रुसेल्स की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच बोलने वाले लोग 20% थे और डच 80% थे। और इसी वजह से ब्रुसेल्स के अंदर अगर फ्रेंच ज़्यादा थे तो उनका दबदबा वहाँ पे ज़्यादा था, है ना। और इसी वजह से वो लोग डच स्पीकिंग कम्युनिटी के ऊपर दबाव क्रिएट कर रहे थे। समझ में आई चीज़ें? तो यही रीजन होंगे। पढ़ते हैं आंसर्स को, देखते हैं। ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s, यहाँ ध्यान दो, यहाँ द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल इन बेल्जियम। ठीक है, तो जैसे मैंने तुम लोग को कहा कि बेल्जियम के अंदर फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो माइनॉरिटी थी फिर भी वो वहां पे ज्यादा पावर में थी और ज्यादा रिच थी। दिस वॉज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटीज हु गॉट द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। अब डच स्पीकिंग कम्युनिटी कम थे का मतलब क्या होता है? एजुकेशन से इतना रूबरू उन लोग का था ही नहीं। ठीक है, डच स्पीकिंग कम्युनिटी ज्यादा थी लेकिन पैसा ही नहीं था, पॉवर्टी लाइन से जूझ रहे थे। और अगर पैसा ही नहीं था तो इसका मतलब क्या है? एजुकेशन उन्हें इतना खास मिला ही नहीं कंट्री के अंदर। समझ में आई चीजें? ही सेड द टेंशंस बिटवीन दिस टू कम्युनिटीज वाज मोर अक्यूट इन ब्राजील्स। जैसे मैं तुम लोग को कहा कि इनके जो टेंशंस थे ना इनके बीच में, ये ब्राजील्स में सबसे ज्यादा थे। क्यों? बिकॉज वो कैपिटल थी बेल्जियम की और वहां पे ना जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो पूरी कंट्री के अंदर मेजोरिटी में थी, पूरी कंट्री के अंदर इनकी तादाद सबसे ज्यादा थी, वो ब्राजील के अंदर माइनॉरिटी में थे, सिर्फ 20%। ये चीजें हमने क्लास में समझी है। ठीक है, इन दिस कंट्री एंड द माइनॉरिटी इन द कैपिटल। ठीक है, तो मैंने तुम लोग को बहुत सारे कंसेप्ट में से रिवाइज करवा दिए। कौन सा कंसेप्ट? मैंने तुम लोग को सबसे पहले बता दिया कि ऐसा पॉपुलेशन किसकी कितनी थी, डच की कितनी थी, फ्रेंच की कितनी थी, माइनॉरिटी कौन था, मेजोरिटी में कौन था, और ये कॉन्फ्लिक्ट्स क्यूब है। तो तुम्हारे काफी सारे कंसेप्ट इस आंसर से ही ब्रशअप हो चुके होंगे। और इस तरह से हम लोग सारे आंसर्स को करेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे, तुम्हारे सारे कंसेप्ट एक बार रिवाइज हो जाएंगे। तुम लोग को कोई रिवीजन वीडियो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो? ये इसका बेनिफिट है। लेकिन मैं तुम लोग को कोशिश करूंगा बहुत ही डिटेल में ना जाऊं, बिकॉज हम लोग को लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। ठीक है, बस रिवीजन करवाओ, डिटेल में नहीं जाना, बिकॉज डिटेल लेक्चर नहीं है ये। हम लोग को सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अच्छा एक सेकेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। ओके, हाँ। देखो, क्वेश्चन नंबर 2, आई होप तुमने यहाँ पे से देख के पढ़ लिया होगा, तुम्हारी नजर यहीं पे होगी बोर्ड पे। तो तुम लोग को बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि बेल्जियम के अंदर, इस मैप को देख के बताओ कि बेल्जियम के अंदर डोमिनेंट लैंग्वेजेस कौन सी थी। इस मैप को देख के बताओ। मैप पे जूम मार लूं मैं? आ जाओ। अच्छा, तुमने मैप देख लिया, कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा कि इसका आंसर लिखना कैसे। तो भाई देखो, कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है और कंफ्यूज होने वाला कोई सीन ही नहीं। क्योंकि तुमको उसने पूछा क्या है कि डोमिनेंट लैंग्वेज, भैया हमको बताओ डोमिनेंट लैंग्वेज कौन से थे बेल्जियम के अंदर। हमने क्या पढ़ा? बेल्जियम में कौन से लैंग्वेजेस थे? डच एंड फ्रेंच। लिख दो यार, डच एंड फ्रेंच, बस खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों, ये यहाँ पे बोर्ड पे। ठीक है, अ फ्यू डिमांड्स लीड्स टू द सिविल वॉर इन श्रीलंका द इफेक्ट ऑफ विच आर बीइंग, जैसे मैं कर देता हूँ, द डिमांड्स लीड टू सिविल वॉर इन श्रीलंका द इफेक्ट ऑफ विच आर बीइंग फेल्ट, पेन डाउन दोस डिमांड्स इन योर ओन वर्ड्स। अब देखो, हमने 2 केसेस पढ़े थे स्टार्टिंग में जब श्रीलंका आज़ाद हुआ था। तब श्रीलंका आज़ाद होने के बाद सिन्हालास गवर्नमेंट ने एक नया लॉ पास किया था 1956 के अंदर, जिसमें उन्होंने बताया था कि सिन्हाला को उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया। 3 पॉइंट्स में पढ़े थे, रिवाइज करो उसको। पहला हमने देखा कि सिन्हाला को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया। उन्होंने अपने रिलीजन बुद्धिज्म को बढ़ावा दिया है, उसकी ग्रोथ में हेल्प करी है और उसको एक रिकग्निशन दी है। किसको? बुद्धिज्म को, बुद्धिज्म रिलीजन को। थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि जो एजुकेशन है, जो यूनिवर्सिटीज में एडमिशन है, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है, ये सारी की सारी सिन्हालास को दी जाएगी, ना कि श्रीलंकन तमिल्स को।
तो ये तीन चीजें उन्होंने करी थी। इसका इस आंसर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम लोग को रिवाइज करवा रहा हूँ। ये चीज वहां की थी, हमने देखी थी। कहा कि जब पहली पहली बार आजाद हुआ था, उसके बाद जो नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया, नए लॉ पास करे सिन्हालास ने श्रीलंका के अंदर, वो उस चीज के बारे में। लेकिन अब इन सभी चीजों से फेडअप होके फाइनली श्रीलंका ने कुछ मांगे रखी, कुछ डिमांड्स रखी सिन्हाला गवर्नमेंट के सामने, श्रीलंकन गवर्नमेंट के सामने, जो कि सिन्हालाइज ही थे। तो तमिल्स ने कुछ मांगे रखी और उन मांगों को पूरा नहीं किया गया, उन डिमांड्स को पूरा नहीं करा गया, और उस वजह से सिविल वॉर हुई। ये हमने मेजोरिटिज्म श्रीलंका के लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा था। ठीक है, तो कौन सी वो डिमांड्स थी, आओ पढ़ते हैं। तो सबसे पहली डिमांड तो यही थी तमिल्स की कि तमिल को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दो। क्या बोला? दे वांट अ रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। उन्होंने कहा ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दो। फिर श्रीलंकन तमिल्स ने मांगा कि उन्हें एक रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए एजुकेशन, जॉब्स एंड रीजनल ऑटोनॉमी के अंदर। मतलब कि उन्होंने जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट था ना, नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट जहां पे सारे के सारे श्रीलंकन तमिल्स ही थे, वो वाला पार्ट उन्होंने एज एन अपने लिए सेपरेट तमिल इलम के तौर पे मांग लिया। उन्होंने कहा कि ये जो पार्ट है, जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है श्रीलंका का, इसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दो, है ना, और यहाँ पे सारे के सारे श्रीलंकन तमिल्स ही रहेंगे और इन्हें इस पूरे एरिया को हम कंट्रोल करेंगे, यहाँ पे रहेंगे भी हम, एक सेपरेट देश ही मान लो। इस चीज की डिमांड रखी गई और ये डिमांड पूरी नहीं हुई। और ये डिमांड क्यों रखी गई? क्योंकि श्रीलंका के अंदर कोई इक्वल अपॉर्चुनिटीज, रिस्पेक्ट या जॉब श्रीलंकन तमिल्स को मिल ही नहीं रही थी। इसलिए उन्होंने मांग करी कि हमें एक सेपरेट स्टेट बना के दे दो, तो हम अपना काम कर लेंगे। ठीक है, दे डिमांडेड क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट तमिल इलम स्टेट, जिसकी मैंने बात करी यहाँ पे। उन्होंने तमिल इलम स्टेट की मांग रखी। कहाँ पे? नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका टू प्रिजर्व देयर इंटरेस्ट। जो पॉइंट मैंने तुम लोगों को बताया अभी, वही सेम चीज। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अच्छा, ये क्वेश्चन तुम्हारा सीबीएसई 2012 का क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन मैं मार्क करवा रहा हूँ कर लेना। जो क्वेश्चन मैं मार्क करवा रहा हूँ खास करके उस क्वेश्चन पे ध्यान देना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा लेट्स मूव फर्दर। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। व्हाई इज पावर शेयरिंग अ नेसेसिटी? पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है? हमने इतने सारे एग्जांपल्स देख लिए, हमने बेल्जियम का केस पढ़ लिया, हमने श्रीलंका का केस पढ़ लिया, और हमने इन दोनों के केस को देख करके एक बात समझ ली कि पावर शेयरिंग जरूरी है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर एक पावर शेयरिंग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके पॉइंट्स पढ़ते हैं। क्यों? बिकॉज सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने श्रीलंका में देखा लेकिन हमने बेल्जियम में देखा ही नहीं, हमने देखा कि श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं हुई और उस वजह से क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुए, सिविल वॉर कंडक्ट करवाई गई, और सिविल वॉर हुई, लाखों लोगों की जाने गई। लेकिन वहीं पे बेल्जियम में पावर शेयरिंग कंडक्ट करवाई गई, पावर शेयरिंग को इम्प्लीमेंट किया गया, और इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुए। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि इट reduces the possibilities of conflicts, reduces the possibilities of conflicts between the social groups by giving them an voice in governance। ठीक है, तो जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स है, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखना। इट ensures political stability by preventing the dominance of only one group over other। अब देखो ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते क्यों हैं? दो सोशल ग्रुप्स के इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स ही होते हैं क्योंकि किसी एक के पास सबसे ज्यादा पावर होती है, पावर शेयर नहीं हो रही होती। दो ग्रुप्स हैं, उनमें से एक ग्रुप के पास ज्यादा पावर है और एक ग्रुप के पास कम पावर है, प्रॉपरली पावर शेयर ही नहीं हो रही है। और इस वजह से क्या हो रहा है, जो जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है वो कम पावर वाले के पास, जो मेजोरिटी में है, वो माइनॉरिटी को दबाता है, माइनॉरिटी को दबाता है। और पावर शेयरिंग इसी चीज को कम करती है। पावर शेयरिंग इससे डोमिनेंस को, जो ये मेजोरिटी के पास डोमिनेंस है, जो मेजोरिटी के पास सबसे ज्यादा ताकत है कि उसके पास सबसे ज्यादा पावर है, इस पावर को पावर शेयरिंग कम करता है। मतलब कि दो सोशल ग्रुप्स हैं, एक सोशल ग्रुप के पास सबसे ज्यादा पावर है और एक के पास कम पावर है। अब यहाँ पे प्रॉपर बैलेंस ऑफ पावर शेयरिंग है नहीं, तो इस वजह से क्या हो रहा है, इसके पास ज्यादा पावर है, इसके पास कम पावर है, तो ये इसे दबाने की कोशिश करेगा। ये मेजोरिटी इस माइनॉरिटी को दबाने की कोशिश करेगा और अपने नीचे रखने की कोशिश करेगा। समझ में आया? जिस तरीके से कहा हुआ था श्रीलंका के अंदर, ये सिन्हालाज है और ये तमिल्स हैं, सिन्हालाज ने तमिल्स को दबाने की कोशिश की। समझ रहे हो? लेकिन पावर शेयरिंग जहां होती है वहां ये डोमिनेंस नहीं होता। जैसे कि हमने बेल्जियम के केस में पढ़ा था। बेल्जियम में क्या हुआ था,
ये रहे डच, ये रहे फ्रेंच। डच बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं और फ्रेंच कम है, तो यहाँ पे मेजोरिटी माइनॉरिटी के ऊपर दबदबा बना सकती है। लेकिन यहाँ पे पावर शेयरिंग आ गई, तो पावर शेयरिंग ने इस डोमिनेंस को कम कर दिया और एक बैलेंस मेंटेन कर लिया। तो यहाँ पे जो पावर है, अब वो बेल्जियम में डच वालों के पास भी उतनी ही पावर है जितनी फ्रेंच के पास पावर है। समझ आया? चलो। इट प्रमोट्स अ स्पिरिट ऑफ cooperation and trust among the various sections of societies which strengthen the unity of the country. बेसिकली भाईचारा बना रहेगा, भाईचारा बना रहेगा तो यूनिटी कंट्री में बनी रहेगी, कंट्री में यूनिटी बनी रहेगी तो कंट्री में स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और कंट्री की इकोनॉमी एक तरीके से अच्छे से बूस्ट करेगी, क्योंकि वहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, सारे भाईचारा से बने रहेंगे और कंट्री की डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे। डन है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, एक्सप्लेन 3 मेजर्स टेकन। अच्छा देखो, ये जो क्वेश्चन था, वाई इज पावर शेयरिंग अ नेसेसिटी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। मैंने यहाँ डाला है 2011 में, लेकिन इसको ना अलग अलग वेज में बहुत बार पूछा गया, तो मैंने उसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में डाल करके यहाँ पे डाल दिया। तुम लोग को अलग अलग वेज से पूछेगा, लेकिन आंसर तो उसका यही 3 पॉइंट्स होंगे, इतना याद रखना। ठीक है, तो मैं अलग अलग डिफरेंट केस स्टडीज बना करके पूछ लेगा कि वैसे बताओ पावर शेयरिंग नेसेसिटी क्यों है, जरूरी क्यों है, पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। तुमको लिखने यही 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से पूछता। चलो 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 चलो। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द 3 मेजर्स टेकन बाय श्रीलंका अकॉर्डिंग टू द एक्ट पास्ड इन 1956। अब इसका आंसर तुम्हें फटाक से बताना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉइंट हमने अभी 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 ये वाला थर्ड क्वेश्चन में अभी मैंने तुम लोग को डिस्कस किया वाला पॉइंट है ना। ये थर्ड क्वेश्चन में तुम लोग को मैंने अभी एक्सप्लेन करा कि 1956 के अंदर जब इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद क्या कानून लागू करे गए, ये पॉइंट मैंने अभी तुम लोग से डिस्कस करा। ये वाला पॉइंट में तुमसे अभी डिस्कस करा और यही 3 पॉइंट्स लिखे गए हैं, वही 3 पॉइंट्स हैं जो मैं तुमने से अभी कहा। चलो फिर से तुम लोग के लिए एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, जब 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ, उसके बाद श्रीलंका में कुछ ऐसा हुआ जो लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि होगा, और वही हुआ। तो क्या हुआ श्रीलंका के अंदर कि जब 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिली, उसके बाद श्रीलंका में सिंहाला बोलने वाले लोग ज़्यादा थे और तमिल बोलने वाले लोग बहुत कम थे। तो अब सिंहाला काफ़ी ज़्यादा थे और तमिल्स कम थे, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि जो गवर्नमेंट बनेगी वो भी सिंहालास की बनेगी। तो ऑब्वियसली जिस पॉलिटिकल पार्टी में ज़्यादा सिंहालास थे, उन्होंने सिंहालास को भावुक करा अपनी तरफ और सिंहालास के पास से वोट्स इकट्ठा करे और बना ली अपनी सिंहाला की गवर्नमेंट, जो थी श्रीलंकन गवर्नमेंट। अब जैसे श्रीलंकन गवर्नमेंट जो सिंहाला गवर्नमेंट थी वो फॉर्म करती है अपनी गवर्नमेंट, जैसे ही पावर में आती है, उसके बाद 1956 के अंदर उन्होंने कानून में 3 बदलाव लाए। उन्होंने सबसे पहले तो जो उन्होंने गवर्नमेंट बनाई, सिंहाला गवर्नमेंट थी उनकी, तो उनका एम यही था कि पूरी कंट्री के अंदर सिर्फ सिंहाला रहेंगे। ये श्रीलंकन को हम लोग को इग्नोर करना है, तमिल्स को हम लोग को इग्नोर करना है, इनको भाव देना नहीं है, इस कंट्री में सिर्फ सिंहालास का राज चलेगा। तो एग्जैक्टली इसी प्लान के मुताबिक उन्होंने सिंहाला को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया। उसके बाद उन्होंने अपने कल्चर को सेव करने के लिए बुद्धिज्म को ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर किया। मतलब कि उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज सिंहाला को डिक्लेयर कर दिया पूरी कंट्री के अंदर, और पूरी कंट्री की नेशनल रिलीजन, मेन रिलीजन जो था उनका बुद्धिज्म, उसे डिक्लेयर कर दिया गया। जबकि सिंहालास जो थे वो बुद्धिस्ट थे, लेकिन जो तमिल्स थे वो हिंदूज, मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस सभी थे। बट फिर भी सेक्युलरिज्म की अगेंस्ट जाके, एक सिक्योर कंट्री होने के अगेंस्ट जाकर के उन्होंने बुद्धिज्म को एज एन ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर किया। और तीसरा पॉइंट ये कि उन्होंने देखा कि उन्हें तमिल्स को इग्नोर करना है, तमिल्स को हर सेक्टर से गायब करना है। तो उन्होंने जितनी गवर्नमेंट जॉब्स थी, जितने यूनिवर्सिटीज में एडमिशन्स थे, वहाँ सब जगहों पर पहली प्रायोरिटी सिंहालास को दिया कि अगर जॉब मांगने के लिए एक तमिल आ रहा है साथ में एक सिंहाला आ रहा है, तो तमिल को साइड करके हम लोग पहले सिंहाला को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे और उसे सिलेक्ट करके उसे जॉब देंगे, ना कि तमिल को। भले ही फिर उस तमिल के पास ज़्यादा टैलेंट हो, ज़्यादा स्किल्स हो इस सिंहाला की तरफ से। क्लियर आई?
तो इसमें पॉइंट्स तुमको 3 ही लिखने, मैं तुम लोग को समझा दिया उसी तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल इन अकोमोडेटिंग डाइवर्सिटीज। तो अब हमने ये देखा कि हमने देखा कि श्रीलंका के अंदर किस तरह से वॉर कंडक्ट हुई, सिविल वॉर हुई, एंड कुछ मांगे रखी गई और मांगों को पूरा नहीं करा गया। तो हमने सारी चीजें देखी, बट हमने एक और चीज देखी थी कि बेल्जियम के अंदर ये सारी चीजें हुई नहीं। बेल्जियम के अंदर भाईचारा बना रहा। कॉन्फ्लिक्ट्स जो उभर रहे थे 1950 से 1960 के टाइम पे, पहला क्वेश्चन जो भी हमने करा, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे कम किया गया। उन कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने के लिए वहां की बेल्जियम गवर्नमेंट ने कुछ लॉज में या कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में अपने चेंजेस लाए, और उन चेंजेस की वजह से, उन बदलाव की वजह से वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, वो कॉन्फ्लिक्ट्स को रोका गया और एक यूनिटी कंट्री के अंदर बनाई गई। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस थे, ये सारे किस तरह प्रकार से लाए गए। तो यहाँ पे बेसिकली उन्होंने पावर शेयरिंग अपनाया। बेल्जियम मॉडल ने पावर शेयरिंग का रूप करा, और उन्होंने पूरी कंट्री के अंदर जहां जहां सेक्टर्स में जरूरत थी वहां पावर इक्वली शेयर करी डच एंड फ्रेंच कम्युनिटी के बीच में। अब देखो पॉइंट करते हैं। इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स आर गिवन इन इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी, उस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर डच एंड फ्रेंच कम्युनिटी के दोनों के मिनिस्टर्स होंगे। इसको कंपेयर करते श्रीलंका से। आ जाओ, श्रीलंका में क्या था, जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बनी उसमें सिन्हालास मिनिस्टर्स थे। जितने मिनिस्टर्स थे वो सारे सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी से थे, सारे, तमिल कोई नहीं था। वेराज बेल्जियम ने क्या करा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म हुई उसमें जितने मिनिस्टर्स थे, आधे मिनिस्टर्स डच स्पीकिंग कम्युनिटी से होंगे, आधे मिनिस्टर्स फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी से होंगे, ताकि कोई भी डिसीजन पार्शियली ना लिया जाए। कोई भी डिसीजन इस तरह से ना लिया जाए कि वो किसी एक कम्युनिटी के ही फेवर में हो या किसी एक कम्युनिटी को ही बढ़ावा दे रहा हो, ऐसा ना हो। इसी वजह से ये पॉइंट को इंप्लीमेंट किया गया। चलो, स्टेट गवर्नमेंट्स ऑटोनॉमी, सेपरेट गवर्नमेंट्स फॉर ब्राजील एंड रीजनल स्टेट्स हैंडल देयर ओन अफेयर्स। उन्होंने क्या करा, स्टेट गवर्नमेंट्स का रूप करा। उस टाइम पे इतना नहीं था, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट भी रखी और उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट भी फॉर्म करी। उन्होंने अपनी ब्राजील के लिए, कैपिटल सिटी के लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट फॉर्म करी, और काफी सारे रीजनल गवर्नमेंट्स फॉर्म करी, जिसे हम लोग स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। और पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बांट दिया, पावर को शेयर कर दिया। सारी की सारी पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं होगी। आओ श्रीलंका से कंपेयर करते हैं। श्रीलंका में सेंट्रल गवर्नमेंट थी सिन्हालास की। पूरी की पूरी श्रीलंका को सिर्फ वो एक ही गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी। उसके अलावा कोई सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट नहीं थी, कोई लोकल गवर्नमेंट नहीं थी, और किसी के पास पावर नहीं थी। पूरी कंट्री का पावर सिर्फ और सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, जो कि सिन्हाला कम्युनिटी से। वेराज बेल्जियम ने सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई, एक स्टेट गवर्नमेंट बनाई, और हर एक स्टेट को एक स्टेट गवर्नमेंट दी, और पावर जो थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रख करके स्टेट गवर्नमेंट को भी दी। तो जितनी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी, उसमें से पावर शेयर होकर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से पावर शेयर होकर स्टेट गवर्नमेंट के पास भी थी। मतलब स्टेट के पास भी पावर है एंड सेंट्रल के पास भी अपनी खुद की पावर है। तो ऐसा नहीं है कि सारे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। समझ में आई। और उन्होंने एक नई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म करी, जो कि बेल्जियम में करी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या थी, तो बेसिकली जो डच स्पीकिंग कम्युनिटीज हैं, जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है, ये लोग अपनी खुद की एक आपस में एक गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। आपस में एक कम्युनिटी के तौर पे एक गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। मतलब कि अगर डच स्पीकिंग कम्युनिटीज हैं, तो पूरी कंट्री के जितने भी डच स्पीकिंग कम्युनिटी वाले हैं वो सारे आएंगे और वोट करेंगे, और अपनी खुद की एक कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, जिसमें सारे के सारे डच बोलने वाले लोग होंगे, सारे डच स्पीकिंग कम्युनिटीज से होंगे। और ये गवर्नमेंट करेगी क्या, तो ये गवर्नमेंट अपने खुद की कम्युनिटी को, जैसे अगर एक कम्युनिटी गवर्नमेंट डच की है, तो वो सिर्फ और सिर्फ डच स्पीकिंग कम्युनिटी के रिलीजन को प्रोटेक्ट करेगी, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करेगी, है ना, उनके फेस्टिवल्स कंडक्ट करवाएगी, और उन्हें कोई भी दिक्कत आ रही है तो उनकी दिक्कत को सॉल्व करवाएगी, उनकी आवाज बन के बाहर निकलेगी। समझ में आई। A unique third layer elected by the peoples of which language community decides over culture, education and language related issues। तो अगर कोई भी लैंग्वेज रिलेटेड इशू आ रहा है, जैसे कि अगर डच बोलने वालों को के साथ कोई भेदभाव हो रहा है, तो उनकी आवाज बन के उनकी डच कम्युनिटी गवर्नमेंट बाहर निकलेगी।
तो डच कम्युनिटी गवर्नमेंट उनकी आवाज बनी थी और उनके लिए लड़ाई करी थी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट में ऐसा। इतना ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, इतना समझ लो बस हो गया। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 2012-2011 का क्वेश्चन है। सारे तुम लोग को यहाँ पे रेफरेंस मिल जाएंगे कहाँ का क्वेश्चन कब आया हुआ है। बोर्ड पे देखो। चलो, एलेबोरेट 3 प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजंस फॉर पावर शेयरिंग। यही सेम चीज, प्रूडेंशियल रीजन एंड मोरल रीजन हमने वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में देख लिया। अब वही सेम हम लोग यहाँ देख रहे हैं, पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ना मैं तुम्हारे लिए 3 पॉइंट्स लाए हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन तुमसे कह रहा है 3 प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजंस बताओ। ठीक है, कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। देखो, पावर शेयरिंग के 2 टाइप्स थे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, उसको हटाओ। यहाँ हम पढ़ रहे हैं रीजन। रीजन मतलब कि क्यों जरूरी है पावर शेयरिंग। प्रूडेंशियल रीजंस बताओ कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, मोरल रीजन बताओ कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। तो प्रूडेंशियल रीजंस की बात करें तो यहाँ पे कुछ 3 पॉइंट्स हैं। इट हेल्प्स रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। हम सब जानते हैं, इसको मैं बार बार कहाँ समझाऊं तुम्हें, बार बार कितनी बार समझाऊं। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। For example, seat in legislative assembly and parliament has been reserved for SC and ST. हटाओ इसको। Power sharing is a good way to ensure political stability, a stable government in the country. Stable government से मतलब है सेंट्रल एंड स्टेट दोनों के पास इक्वल पावर्स होंगे। समझ में आई? चलो, imposing the will of majority community over the minority may undermine the unity of the nation in long run. मतलब कि अगर मेजोरिटी कम्युनिटी के पास ज्यादा पावर है, माइनॉरिटी के पास कम पावर है, यहाँ क्या होगा? डोमिनेशन होगा। क्या होगा? डोमिनेशन होगा। ये मेजोरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी को गिराने की कोशिश करेगी लॉन्ग रन के अंदर, और ये लंबे सफर में कंट्री को ही कमजोर करेगा, जैसे श्रीलंका में हुआ था। ठीक है, वही बात यहाँ पे बताई गई है। मोरल रीजंस की बात करें, आओ देखते हैं। पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। प्रूडेंशियल रीजंस में जो हमने पढ़ते आ रहे हैं वही पढ़ना है, वही लिखना है। मोरल रीजंस के अंदर तुम लोग को एक डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ अ डेमोक्रेसी। इट इज एसेंशियल फॉर द फेयरनेस एंड जस्टिस। मोरल रीजंस में हम लोग कंट्री के डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। अब प्रूडेंशियल रीजन में हम लोग नॉर्मली समझेंगे कि भाई सब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस करवाती है, भाईचारा मेंटेन करवाती है, पावर अच्छे से शेयर करवाती है, वही सारी चीजें है ना। और जो लड़ाई झगड़े हो सकते थे, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं मेजोरिटी कम्युनिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी के बीच में, वो सारे कम करवाती है। दैट्स इट। ये प्रूडेंशियल रीजन। मोरल रीजन ये है कि हम लोग को डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि क्यों जरूरी है पावर शेयरिंग, क्योंकि वो फेयर है और जस्टिस प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स शेयरिंग ऑफ पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। पावर शेयरिंग इज फेयर बिकॉज इट मेक्स श्योर दैट नो पर्टिकुलर ग्रुप हैज टू मच पावर एंड एवरीवन गेट्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटीज। वही सारी चीजें, वही सारी चीजें। तो पावर शेयरिंग क्या जरूरी है? क्योंकि वो इक्वलिटी मेंटेन करती है, हर कम्युनिटी को या हर सोशल ग्रुप को इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल पावर दे रही है। किसी एक ग्रुप को, किसी एक सोशल ग्रुप को या किसी एक कम्युनिटी को सारे के सारे बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, बस, और कुछ नहीं। आ जाओ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि 2012 और दीक्षा में पूछा गया है क्वेश्चन है। अच्छा, मैंने को तुम लोग को ये क्वेश्चन मार्क करवाना था, भूल गया मैं। ये वाला क्वेश्चन मार्क कर लो भाई, सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट जी, इंपॉर्टेंट। हाउ डिड द श्रीलंकन तमिल्स एक्सप्रेस देयर डिसकंटेंट आफ्टर द मेजोरिटियन मेजर्स वेर अडॉप्टेड बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट इन 1956? 1956 में जब श्रीलंकन गवर्नमेंट ने, जो सिंघाला गवर्नमेंट थी, उन्होंने जितने लॉज जो हमने पढ़ा कि 3 लॉ उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करवाए थे, उसके बाद श्रीलंकन तमिल्स का, जो तमिल्स थे, उनका क्या रिएक्शन था, उन्होंने क्या चीजें करी, उन्होंने कुछ डिमांड रखी। हमने देखा, वो भी हमने क्वेश्चन में देख लिया कि उन्होंने क्या डिमांड्स रखी, एंड क्या उन डिमांड्स को पूरा किया गया? नहीं, उन डिमांड्स को पूरा नहीं करा गया। और अगर उन डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया तो उसके बाद क्या चीजें हुई, वही क्वेश्चन बता रहा है, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या हुआ उसके बाद? पीसफुल प्रोटेस्ट एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, दे लॉन्च्ड अ पॉलिटिकल पार्टी एंड पीसफुल स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी एंड ऑटोनॉमी। श्रीलंकन तमिल्स ने अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर दी एंड उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करा पूरी कंट्री के अंदर कि हमें इक्वल राइट्स चाहिए। हाँ, जो तुमने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कराया, सिंघाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करा, कैसे कर सकते हो? ठीक, कैसे कर सकते हो तुम लोग? नहीं करना।
तो ये सारी चीजें के बारे में उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करा। डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट, फिर उन्होंने एक सेपरेट तमिल इलम का निर्माण करने की डिमांड रखी। ठीक है, उन्होंने उस चीज की डिमांड रखी, एक सेपरेट तमिल इलम विच इज तमिल इलम। तमिल इलम, इलम का मतलब क्या होता है? स्टेट। सिविल वॉर, फिर क्या हुआ? इन सारे डिमांड्स को, इन सारे प्रोटेस्ट को नजरअंदाज किया गया, इग्नोर करा गया, जैसे तुम्हें तुम्हारी एक्स करती है। उसके बाद डिमांड्स जो थी, उन डिमांड्स को नहीं सुना गया, उन डिमांड्स को इग्नोर करा गया। एंड उसके बाद क्या हुआ वो हम सब जानते हैं, सिविल वॉर हो गई। ठीक है, और कंटिन्यूस सुपर्शन, सुपर्शन मतलब कि कंटिन्यूसली दबाव क्रिएट करते रहना, दबाव क्रिएट करते रहना किसके ऊपर? तमिल्स के ऊपर दबाव क्रिएट करते रहना, है ना, बार बार लड़ाई झगड़े, है ना, छोटी छोटी लड़ाई, छोटी छोटी लड़ाई, छोटी 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 एक बड़ा रूप धारण कर ली, है ना। जो मोहल्ले गलियों में जो छोटी मोटी लड़ाई हो रही थी सिन्हालास और तमिल्स के बीच में, उसने एक बहुत ही घातक रूप अपना लिया। और फिर क्या हुआ? सिविल वॉर कंडक्ट हो गई बिटवीन द गवर्नमेंट एंड तमिल ग्रुप, कॉजिंग लॉस ऑफ लाइव्स एंड इकोनॉमिक डैमेजेस। दैट्स इट। चलो क्वेश्चन नंबर 9, कितने क्वेश्चन हैं? 16 क्वेश्चन थे ना? हाँ जी, 16 क्वेश्चन से हो जाएंगे क्या? देखते हैं देखते हैं दोस्तों, देखते हैं। वरना हम लोग कल कवर कर लेंगे, ये कौन सी बुला रहे? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो हाउ डिड द श्रीलंकन तमिल्स एक्सप्रेस देयर, अच्छा तो हमने पढ़ लिया, आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि तुम्हारा दीक्षा का क्वेश्चन है, कंपेयर द मॉडल ऑफ अकोमोडेशन ऑफ एथनिक डाइवर्सिटीज इन श्रीलंका एंड बेल्जियम। श्रीलंका और बेल्जियम को कंपेयर करना है उनकी एथनिक डाइवर्सिटीज के तौर पे, जो हमने एग्जाम सॉरी जो हमने चैप्टर के सबसे स्टार्टिंग वाले पेज पे पढ़ा था उससे कंपेयर करना है। लैंग्वेज को कंपेयर करो, कितने लोग थे उसको कंपेयर करो, जो डाइवर्सिटीज थे उसको कंपेयर करो। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आज करते हैं। श्रीलंका में क्या हुआ था? मेजोरिटी एंड मॉडल हुआ था। मेजोरिटी एंड मॉडल मतलब क्या? पार्शियलिटी वाला मॉडल है, इससे पार्शियलिटी वाला मॉडल, जहाँ पर सिंहालास को ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा था, तमिल्स को कम बढ़ावा मिल रहा था। ठीक है, मतलब कि सारी पावर सिंहालास के पास थी, वही मेजोरिटी मॉडल। वेयर सिन्हालास वर डिक्लेयर एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, और तमिल को इक्वल राइट्स मिलने से डिनाई कर दिया गया था। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुई? एथनिक टेंशन क्रिएट हुई, सिविल वॉर कंडक्ट हुई, हैंसेंस। बेल्जियम ने क्या करा? पावर शेयरिंग मॉडल, बेल्जियम ने पावर शेयरिंग मॉडल अपनाया, जिसमें उन्होंने अपने सभी के सभी लिंग्विस्टिक ग्रुप्स को, सभी सोशल ग्रुप्स को, डच को, फ्रेंच को एक इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी। ठीक है, और ब्रुसेल्स के अंदर स्पेशल अरेंजमेंट्स करवाए गए, उनके लिए स्पेशल स्टेट गवर्नमेंट्स लॉन्च करी गई। ठीक है, कम्युनिटी गवर्नमेंट्स फॉर्म करी गई। वह श्रीलंका के अंदर जो है मेजोरिटी रूल अपनाया गया, लेकिन बेल्जियम के अंदर कल्चरल डाइवर्सिटीज और इंक्लूसिव गवर्नेंस का उन्होंने अपनावट करी। मतलब कि श्रीलंका ने पूरी तरीके से मेजोरिटी रूल का अपनाया कि हम सिन्हालाज हैं, हम सिन्हालाज ही रहेंगे और हम तमिल्स को गिराएंगे, हम मेजोरिटी है, ये माइनॉरिटी भर दें, ऐसा सिस्टम। समझ में आया? लेकिन बेल्जियम में ऐसा नहीं हुआ। बेल्जियम ने अपनी कल्चरल डाइवर्सिटीज को अपनाया, उन्होंने एक्सेप्ट करा कि हम डच भी हैं, हम फ्रेंच भी हैं, हम सब अगर एक साथ रह रहे हैं तो हमें साथ में भाईचारे से, यूनिटी से रहना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। और इसी वजह से उन्होंने एक कल्चरल डाइवर्स वाला एक मेथड अपनाया, उन्होंने पावर शेयरिंग को अपनाया, एंड देन आपको रिजल्ट पता है। चलो, डिस्क्राइब द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिस्क्राइब द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स। इसकी बात करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग अमंग 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, हमने देखा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल का। हमने हॉरिजॉन्टल में क्या पढ़ा था कि जो गवर्नेंस है, जो पावर है, वो लेवल ऑफ गवर्नमेंट में नहीं, वो जो पावर है वो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होगी। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कौन से? लेजिस्लेचर, जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, इनके बीच में पावर शेयर होगी। और जहां पे हमने वर्टिकल मॉडल के बारे में पढ़ा, वर्टिकल पावर शेयरिंग मेथड, उसके अंदर हमने देखा कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयर होगी, मतलब सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। समझ में चीज है? तो ईच ऑर्गन इज प्लेस्ड एट द सेम लेवल ऑफ एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। ईच ऑर्गन को सेम लेवल ऑफ डिफरेंट पावर्स दी गई, सभी को पावर्स तो दी गई लेकिन डिफरेंट लेवल ऑफ पावर्स दी गई। ठीक है, किसको? लेजिस्लेचर, जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव। दिस अरेंजमेंट्स allows mutual checks and balances, preventing any one branch from becoming too powerful। अब इस चीज से क्या हुआ
कि या तो लेजिस्लेचर सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा, ना ही एग्जीक्यूटिव, ना ही जुडिशरी, तीनों के पास इक्वल राइट्स, इक्वल पावर्स होंगी, ठीक है, और वो अपने पावर्स को डिफरेंट वेज में एक्सरसाइज कर सकते हैं। और इस वजह से क्या क्या होगा, किसी एक ऑर्गन के पास सबसे ज़्यादा पावर नहीं होगी कि वही रूल करे, ठीक है, तीनों की सहमति लगेगी, तीनों का कह सकते हैं उसको, तीनों का हाँ बोलना लगेगा, तीनों का डिसीजन मेंटेन रहेगा। इट प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। मतलब कि ट्रांसपेरेंसी का मतलब ऑब्वियसली हम सब जानते हैं, ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि एक तरीके से पूरा फिल्टर्ड रहेगा, जो गवर्नेंस का, जो गवर्नमेंट का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा एकदम फिल्टर्ड रहेगा, उसमें कोई भी करप्शन या कोई गलत चीज़ें नहीं होगी, जो डिसीजन पास होगा वो प्रॉपर तरीके से पास होगा, है ना, और तीनों ऑर्गन्स की सहमति से वो डिसीजन पास होगा। समझ में आई चीजें? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं, हाउ इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम वेरी कॉम्प्लेक्स। अब हमें बेल्जियम के कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को समझा कर क्रिएट करके बताओ। अच्छा, ये तुमको जो मैं आंसर समझाना चाहता हूँ ना, इसको मैं तुम लोग को अपनी बुक से समझाऊंगा, जो हमने जो हमने यहाँ पे नोट्स बना रखे ना हम, मैं तुम्हें इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, ये हमने अपने क्लास में नोट्स बनाए थे, ठीक है, जो हमने क्लास में तुम्हारी पावर शेयरिंग, जो तुम्हारी एनसीईआरटी है उससे पढ़ा था। तुम्हारा क्वेश्चन तुमसे क्या कह रहा है कि बेल्जियम के एथनिक कंपोजिशन का मतलब कि बेल्जियम में जो डच एंड फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं उनके डाइवर्स चीज़ों को, है ना, वो कितने परसेंटेज में है वही बताना है, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम सब जानते हैं कि बेल्जियम के अंदर ना, हमने क्या याद करा था कि बेल्जियम के अंदर दो रीजन हैं। कौन से? वेलोनिया रीजन। वेलोनिया रीजन कौन सा है? अमीर रीजन। अमीर रीजन का मतलब क्या है? डच बोलने वाले लोग 59% है वहां पे, वेलोनिया रीजन है। सॉरी सॉरी, बेल्जियम में कौन सी रीजन है? दो, फ्लेमिश और एक है वेलोनिया रीजन, ठीक है। फ्लेमिश रीजन अमीर, फ्लेमिश मतलब अमीर, फ्लेमिश रीजन अमीरों वाला रीजन, और वहां पे सारे अमीर लोग रहेंगे। आई एम सो सॉरी, बेल्जियम में दो रीजन हैं, फ्लेमिश और वेलोनिया। हमने देखा फ्लेमिश मतलब अमीर रीजन, अमीर रीजन मतलब सबसे ज्यादा रहने वाले लोग। अब सबसे ज्यादा कौन थे? डच बोलने वाले लोग थे। तो फ्लेमिश में कौन रहेंगे? डच स्पीकिंग कम्युनिटीज। वेलोनिया में कौन रहेंगे? फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज, ठीक है। अब जो फ्लेमिश रीजन में डच बोलने वाले लोग थे वो कितने थे? 59%, बिकॉज वो मेजोरिटी थी, तो वो 59% थे। और वेलोनिया में कितने थे फ्रेंच बोलने वाले लोग? 40%। और 1% जो जर्मन थे, अरे मेरे भाई ये देख, जो 1% जर्मन थे इनको भूल मत, 1% जर्मन भी थे उनको भूलना नहीं है, तो 1% जर्मन को भी आते। ये चीज़ें क्लियर हुई? तुम लोग को ये अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, वरना बना लो अपनी बुक में खुद का फ्लो चार्ट, बढ़िया सा, ठीक है। तुमको ये आसानी होगी। बेल्जियम याद रखना, बेल्जियम के दो चीज़ें हैं, एक है फ्लेमिश, एक है वेलोनिया रीजन। बेल्जियम में फ्लेमिश रीजन है, एक है वेलोनिया रीजन। जो वेलोनिया रीजन है वहाँ पे फ्रेंच लोग रहते हैं 40%। फ्लेमिश में अमीर रीजन है, अमीर रीजन मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले लोग, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले लोग कौन से हैं? डच। तो वहाँ पे कौन रहेंगे? डच। कितने हैं? 59%, खत्म। और 1% जो बच गए वो है तुम्हारे जर्मन्स। चीज़ें क्लियर हुई? ये तुम्हारा पहला पॉइंट था, उस आंसर का पहला पॉइंट यही था। दूसरा पॉइंट है ये, अब हमने बात कर ली पूरे कंट्री बेल्जियम की, अब हम लोग उसकी कैपिटल सिटी की बात करेंगे। कैपिटल सिटी कौन सी? ब्रजल्स। ब्रजल्स, ब्रजल्स में क्या सिस्टम था? ब्रजल्स में उल्टा था। ब्रजल्स में हमने अब तक देखा है कि ब्रजल्स में उल्टा था। अब तक हमने देख के आया है कि बेल्जियम के अंदर फ्रेंच और डच दोनों हैं, वहां पे डच ज्यादा है, फ्रेंच कम है, लेकिन ब्रजल्स के अंदर फ्रेंच बोलने वाले लोग 80% है और डच बोलने वाले लोग सिर्फ 20% है। तो डच बोलने वाले लोग कम है एंड फ्रेंच बोलने वाले लोग ज्यादा है, सिर्फ ब्राजील्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। यही था तुम्हारा आंसर, हो गया। देखो, Belgium is a diverse population with 59% of Dutch speaking communities in a Flemish region and 40% French in a Wallonia region, जो मैंने बात करी, ठीक है। 59% in a Flemish region and 40% French in the Wallonia region। ब्राजील्स के अंदर 80% लोग जो थे वो फ्रेंच बोलने वाले थे, 20% लोग जो थे वो डच बोलने वाले थे। बोर्ड पे देखो, देयर इज ऑल्सो अ स्मॉल जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटीज अबाउट 1%। दिस इज मिक्स ऑफ अ लैंग्वेज एंड रीजन्स मेक्स बेल्जियम्स एथनिक कंपोजिशंस वेरी कॉम्प्लेक्स।
चीजें क्लियर हुई, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन ए थ्री consequences of majority policies adopted by श्रीलंकन गवर्नमेंट। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कौन सी तीन ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट करी गई थी? 2013 2017 का क्वेश्चन है। तुमने एक चीज नोटिस करी होगी, सारे क्वेश्चंस घुमा फिरा के आ रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं, यहाँ पर बोर्ड है, डायरेक्ट क्वेश्चन छोड़िएगा। The Tamil community felt ignored and discriminated, leading to resentment. It leads in demand for separate Tamil ilm. The continuous conflicts escalated into civil war, causing loss of lives, property, and economic damages. सारे पॉइंट्स मैं तुम लोग को ऑलरेडी समझा दिए, इसलिए मैं बस पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं तुम लोग को ये ऑलरेडी ऊपर समझा के आया हूँ। ठीक है, मत कहना भाई समझाया नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करता हूँ। 2013 14 19 3 साल आया हुआ है, देखते हैं। डिस्क्राइब एनी थ्री majority policies adopted by Sri Lankan government to establish Sinhala supremacy. Again the same question, again the same question, again the same question जो हमने ऊपर पढ़ के आए हुए हैं। वही क्वेश्चन है जिसमें बता रहा है कि सिन्हाला ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दी गई थी 1956 के अंदर। उसके बाद उन्होंने जो सिन्हालास को है वही जॉब और एजुकेशन के लिए सिन्हालास को ज्यादा प्रेफरेंस दी रादर देन तमिल्स, और बुद्धिज्म को एज एन ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया गया और तमिल के रिलीजन को नेग्लेक्ट कर दिया गया, उनके राइट्स को नेग्लेक्ट कर दिया गया। वही पॉइंट है, बस सिंपल इजी, आगे बढ़ते हैं। मतलब सारे क्वेश्चंस ना घुमा फिरा के है, आंसर एक ही है, आंसर एक ही है, घुमा फिरा के क्वेश्चन आ रहे हैं बस, दैट्स इट। तो क्वेश्चन समझना जरूरी है और मैं तुम लोग को इसी तरह से ट्रेन कर रहा हूँ। क्वेश्चंस मैक्सिमम क्वेश्चंस तुमको दिखाऊंगा और मैक्सिमम क्वेश्चंस तुमको फील करवाऊंगा ताकि तुम लोग को समझ में आए कि जब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे उसके बाद तुम लोग को किस तरह से आइडेंटिफाई करने कि इसका आंसर क्या होगा और क्वेश्चन को समझ के कैसे लेना है, बिकॉज वो ज्यादा जरूरी है। Compare the different ways in which Belgium and Sri Lanka have deal with the problems of cultural diversities. Again the same question, again the similar question, आंसर बहुत समझ में आएगा। Belgium adopted power sharing model, given equal rights representations to all the communities. Also उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी ताकि जो लैंग्वेज के बीच में इक्वालिटी हो उसे मेंटेन किया जा सके। ठीक है, लेकिन वहां पे वहीं पे श्रीलंका ने मेजोरिटियन रूल अपनाया, उन्होंने सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया, उसे ही प्रमोट करा और तमिल्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करने लग गए और बुद्धिज्म को उन्होंने एज एन ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया। बेल्जियम के मॉडल जो यूनिटी और पीस दर्शाता है, क्या दर्शाता है? यूनिटी और पीस। वेयर इज सिन्हाला श्रीलंका का जो मॉडल था उसने सिविल वॉर को दर्शाया और ये दर्शाया कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। चीजें क्लियर हुई? वेरी नाइस। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। मैं तुम लोग को ये दो क्वेश्चंस क्यों नहीं समझाए, ज्यादा मैं डीप में समझाया कि तुम लोग को दो क्वेश्चंस, तो इसका रीजन यही है बेटा कि हम अभी ना स्टार्ट से लेक्चर अगर तुम देख रहे हो तो तुमने देखा होगा कि हमने ये क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए और मैं तुम लोग को बार बार चीजें समझा दी। तो कितनी बार समझाऊं, तुम भी पक जाओगे। तो इतनी बार समझाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम लोग को समझा दी वो सारी चीजें, वही एग्जैक्ट चीजें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, attempted at forced integration often sow the seeds of disintegration. Oppose the statements with the suitable arguments. आ गया ना क्वेश्चन, आ गया ना घातक क्वेश्चन। चलो इसको मार्क कर लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को वापस पढ़ेंगे, आप क्वेश्चन को तोड़ेंगे, आंसर मत देखो, बस आंसर बहुत ईजी है इसका, आंसर बहुत ईजी है इसका। क्वेश्चन को तोड़ेंगे, आ जाओ। Attempted and forced integration often sow the seeds of disintegration. ये यहाँ पे बात श्रीलंका की कर रहा है, बात श्रीलंका की हो रही है। देखो, when one group or culture is forced to follow another's value, फिर से बड़ा क्वेश्चन, attempts at forced integration often sow the seeds of disintegration. मतलब अगर तुम अपने रिलीजन को, ठीक है, अगर तुम अपने रिलीजन को या अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे रिलीजन या दूसरे लैंग्वेज वालों को कहोगे तुम हमारा रिलीजन या हमारा लैंग्वेज फॉलो करो, तो ये क्या होता है? इंटीग्रेशन, सोइंग द सीड्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन। नहीं, मतलब कि व्हेन वन ग्रुप और कल्चर इज फोर्स्ड टू फॉलो द अनदर वैल्यू इट लीड्स टू रीसेंटमेंट। ठीक है, अगर तुम अपने वैल्यूज को या अपनी चीजों को, अगर दो लोग हैं
जो डिफरेंट लैंग्वेजेस से बिलोंग करता है, डिफरेंट कम्युनिटीज से बिलोंग करता है, तुम उसे कहोगे तू हमारी वैल्यूज या हमारे कल्चर को फॉलो करना स्टार्ट कर, तो ये एक रिसेंटमेंट हुआ। ठीक है, ये चीज गलत हुई, इसके हम लोग डिसइंटीग्रेशन भी कहते हैं। Imposing majority rule without respecting minority rights causes discriminations and alienation. अगर मैं मेजोरिटी में हूं, अगर कोई कम्युनिटी मेजोरिटी कम्युनिटी है और अगर वो माइनॉरिटी पे दबदबा बना रही है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, उन्हें रिस्पेक्ट या राइट्स दे नहीं रही है, तो ये क्या हुआ? विदाउट रिस्पेक्टिंग द राइट्स, उनके कल्चर को ना रिस्पेक्ट करना, उनके राइट्स को रिस्पेक्ट ना करना, डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है और कॉन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट कर सकता है। वही चीज़ है। दिस कैन लीड टू डिमांड फॉर सेपरेशन और सिविल वॉर भी हो सकती है, जैसे हमने श्रीलंका के अंदर देखा। ट्रू यूनिटी कम्स फ्रॉम द म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अकोमोडेशन, अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम। तो जो ट्रू यूनिटी है वो रिस्पेक्ट से आती है, दूसरे के कल्चर को, दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट करो, दूसरे के लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करो, है ना। और अकोमोडेशन हो तो वहां पे क्या होता है कि यूनिटी मेंटेन होती है, भाईचारा बनता है, एंड नॉट फोर्स्ड यूनिफॉर्मेलिटी। चीज समझ में आई? आंसर समझ में आया? थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, अगर तुम पहली बार पढ़ोगे तुम लोग को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बिकॉज थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसके बारे में तुम लोग को मैं एक बार कल वापस समझा दूंगा, इस क्वेश्चन के बारे में टेंशन ना लो, है ना। लेकिन आई होप तुम लोग को भी समझ में आया होगा। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इसको हम लोग बाद में जब हम लोग रिविजन करेंगे तब भी हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए ठीक है, इसी के साथ हमने आज अपने जितने भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे उसको कंप्लीट कर लिया। अब कल हम लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पे जाएंगे, एंड आई होप तुम लोग को मजा ही हो गया आज के लेक्चर में। मजा ही तो बिल्कुल से लाइक सब्सक्राइब डिस्क्राइब जो तुम लोग को करना है करो, नहीं करना मत करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ताकि तुम लोग को ये सारे मटेरियल, सारे अपडेट से तुम लोग वाकिफ रहो। एंड प्लीज जाकर के प्लेलिस्ट चेक करो, बहुत ही बेनिफिशियल होगा तुम्हारे लिए। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करने वाले हैं, फेडरलिज्म की तरफ। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे किसी और न्यू वीडियो के अंदर, कल के दिन ही मिलता है कल। चलिए ठीक है, तब तक तुम लोग प्लीज क्वेश्चन का एक बार रिविजन कर लेना, कल मिलते हैं। तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर। आई होप तुम्हारा काफी अच्छा खासा रिविजन हो गया होगा कंसेप्ट का।